मन दोबारा ज्वाइन कर लियो यार, ये कुछ दिक्कत दिखा रहा है। ओके, चलिए ये हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया सबने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर having charges of 1 microcoulomb at an equatorial point 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। डाइपोल के सेंटर से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको गिवन है वैल्यू। ठीक है, आपको उसकी वजह से फील्ड निकालनी है। ठीक, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं करना क्या है। देखो कॉन्सेप्ट क्या गिवन है, आपको गिवन है यह है चार्ज माइनस क्यू, यह है चार्ज प्लस क्यू। ठीक, क्वेश्चन में आपसे कहा गया इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट वो होता है जो इक्वेटोरियल लाइन पर लाई करे, और इक्वेटोरियल लाइन एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। ये वाली लाइन जो है ये इक्वेटोरियल है। इसमें आपको कहा गया ये पॉइंट मान लो यहां पर है, और क्वेश्चन में आपको गिवन है इस पॉइंट की जो दूरी है सेंटर से वो आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। और ये जो डाइपोल है पूरा का पूरा, इसकी पूरे की लेंथ, ये डाइपोल लेंथ जो है ये आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपको 2a की वैल्यू या 2l जो होता है वो आपको गिवन है एज 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन के हिसाब से, और जो r है उसकी वैल्यू आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर इन द क्वेश्चन। और जो चार्ज है ईच चार्ज q वो आपको गिवन है 1 माइक्रोकूलम, दैट इज 10 की पावर -6 कूलम। ठीक, अब आपको इक्वेटोरियल पॉइंट पर केस निकालना है। अब देखो इसमें हमने दो केस किए थे, एक था जनरल केस और एक था स्पेशल केस। स्पेशल केस की खासियत क्या थी, स्पेशल केस हम तब इस्तेमाल करते थे जब जो दूरी होती थी वो डायपोल की लंबाई से बहुत बड़ी होती थी। शॉर्ट डायपोल के केस में इस्तेमाल किया जाता था। अब देखो यहां पर दूरी आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर और डायपोल की लंबाई 10। क्या 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से बहुत ज्यादा बड़ा होता है? आंसर है नो। तो ये स्पेशल केस का क्वेश्चन ना होकर के ये जनरल केस का क्वेश्चन है आपके पास। ठीक, आपको 2l की वैल्यू 10 है तो l की वैल्यू 5 सेंटीमीटर इस्तेमाल की जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले में अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 आता था, अगर आप याद करो। ठीक है, तो ये जनरल केस का फॉर्मूला है, स्पेशल केस का फॉर्मूला नहीं है ये, क्योंकि यहां पर जो दूरी है वो डायपोल की लंबाई से कुछ बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। 10 और 12 में बहुत छोटा डिफरेंस होता है 2 सेंटीमीटर का। तो ये वो वाला केस नहीं हो जाएगा जब आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। तो ये स्पेशल केस ना होकर के ये जनरल केस का फॉर्मूला इसमें आप इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया सबको? ये क्यों मैंने आपको बताया। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आप लोग ट्राई करेंगे। क्लियर? फॉर्मूला आप इस पे सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि फॉर्मूला अप्लाई कौन सा करना है। ठीक है, 5 गुना 10 गुना अगर लेंथ हो तो अब आप इस्तेमाल कर सकते हो वो स्पेशल केस, लेकिन ये तो जरा सा ही डिफरेंस है, तो इसमें आप जनरल केस यूज करेंगे। वो जो स्पेशल केस वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें अपने आप ही लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी होती है, 5 गुना 10 गुना से ज्यादा ऊपर होती है। तो तब हमें पता चल जाता है कि ये तो इतनी बड़ी लेंथ है, तो हम इसमें तब वो स्पेशल केस लगाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पॉइंट चार्जेस हैं जिनमें से हर एक पॉइंट चार्ज 5 माइक्रोकूलम का और ऑपोजिट होते हैं, हमें पता है डायपोल बन जाएगा जब दो चार्जेस ऑपोजिट साइन के एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो। और एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे गए हैं ये रखे गए हैं 4 सेंटीमीटर पर। तो ये मेरे पास माइनस चार्ज है और ये मेरे पास प्लस चार्ज है। क्वेश्चन के हिसाब से ये है +5 माइक्रोकूलम और ये है -5 माइक्रोकूलम, और ये इनके बीच की जो दूरी है ये मुझे गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो ये डायपोल लेंथ हो गई मेरे लिए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट है, ये इसकी एक्सियल लाइन है। एक्सियल लाइन पर मैंने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट पी। क्वेश्चन कह रहा है ये पॉइंट पी इसके सेंटर ओ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो देखो यहां पर मेरे पास
2L की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो गई, तो L मेरे पास 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो R है वो भी 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये जो R है ये L से कोई ज्यादा बड़ा थोड़ी है, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर तो इतना फर्क थोड़ी है, कोई डबल ही तो है, ज्यादा कोई बहुत बड़ी वैल्यू थोड़ी है, 10 गुना थोड़ी हो रखा है, छोटा है। तो ये भी केस कौन सा हो गया, ये भी हो गया हमारे पास जनरल केस। जनरल केस का फॉर्मूला था, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी 2PR, याद आया ना, 2PR अपॉन 4πε0 R² माइनस L² की पावर 3/2। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट आप यहां पर इस्तेमाल करोगे। ठीक, तो हम यहाँ पर R² माइनस L² का होल स्क्वायर जो था हमारे पास, वो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। जनरल केस, स्पेशल केस नहीं होगा, क्योंकि यहां भी स्पेशल केस तब लगता है जब हमारे पास R की वैल्यू L से बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है, यहां तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम यहां पर जनरल केस इस्तेमाल करेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं, हमने जो आज टॉपिक शुरू करने हैं वो इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक्स। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। चलिए अब हम मूव करते हैं आज के टॉपिक्स की तरफ। जो आज का पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब ये क्या चीज है, यहां से मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, इनको बड़े ध्यान से समझना इस पूरे कॉन्सेप्ट को। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट होता है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो हम सीखेंगे ये सारा कॉन्सेप्ट अब हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था फील्ड लाइंस का, ये माइकल फैराडे नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था फिजिक्स के अंदर फील्ड लाइंस का। क्यों? क्योंकि मान लो मैंने यहां पर एक चार्ज रखा, तो इस चार्ज के आसपास की जो फोर्स है मैं उसे सिर्फ महसूस कर सकता हूं, उसको देख नहीं सकता। ठीक, लेकिन जब भी हम डायग्राम्स बनाते हैं किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि हम उसको देख पाए, किसी चीज को जिसको हम महसूस कर रहे हैं। तो उसी चीज को पिक्चर की फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए माइकल फैराडे ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसको जब हम डायग्राम में बनाते हैं तो एक कंटिन्यूअस लाइन की फॉर्म में बनाया जाता है, और इसी लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहा जाता है। और इसको डिफाइन दो अलग अलग तरह से किया जा सकता है, मैं बताता हूं क्या दो तरीके हैं। ठीक है, मान लीजिए ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, लेट अस से ये एक पॉजिटिव चार्ज है कैपिटल Q, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे चार्ज को जो फील्ड प्रोड्यूस करता है हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। ये कन्वेंशन मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर आपको याद हो तो मैं ये कन्वेंशन आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, कि जो सोर्स चार्ज होता है उसमें क्या होता है, ये एक ऐसा चार्ज होता है जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट में, ये वो चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इट इज अ चार्ज विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है। ठीक है, अब ये जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगर मैं यहां पर मान लो एक टेस्ट चार्ज रख दूं Q0, तो ये टेस्ट चार्ज इसकी तरफ आएगा या इससे दूर जाएगा? आस्था बताइए, टेस्ट चार्ज इस कैपिटल Q के पास आएगा या इससे दूर जाएगा? अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा? सर रिपेल होएगा। रिपेल होगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, अगर मैं इसको यहां पर ला करके रखूं तो ये ऐसे मूव करेगा, कुछ ऐसे। ठीक है, तो इसके पाथ को अगर मैं एक सीधी लाइन से रिप्रेजेंट कर दूं, कनेक्टेड डॉट से रिप्रेजेंट कर दूं, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एक तरह से जो डिफाइन किया जा सकता है वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो पाथ होता है जो एक यूनिट टेस्ट चार्ज या बेसिकली एक टेस्ट चार्ज ओबे करता है या फॉलो करता है जब उसे एक सोर्स चार्ज के पास फ्री छोड़ दिया जाता है। ये वो पाथ है जो एक चार्ज फॉलो करता है
जब उसे दूसरे चार्ज के पास, एक टेस्ट चार्ज को फॉलो करता है जब वो एक सोर्स चार्ज के पास छोड़ दिया जाता है। अब अगर यहां पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इससे हमेशा दूर जाएगा। ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमेशा अवे होती है। देखो, अगर मैं एक पॉइंट चार्ज के पास एक टेस्ट चार्ज रख दूं, यहां पर रखूंगा तो वो हमेशा ऐसे जाएगा, यहां रखूंगा तो वो हमेशा ऐसे जाएगा, यहां रखूंगा तो हमेशा हमेशा दूर जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से हमेशा दूर जाती हुई बनाई जाती हैं, क्योंकि ये वो पाथ होता है, ये वो रास्ता है जो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फॉलो करता है जब भी उसे एक दूसरे चार्ज के पास छोड़ दिया जाता है। ठीक, मान लो मैं एक नेगेटिव चार्ज रखता हूं -Q। यहां पर अगर मैं एक टेस्ट चार्ज Q0 को रखूंगा, ठीक है, प्रतीक बताओ जरा, ये Q0 अब किधर जाएगा? प्रतीक बेटा बताओ, ये जो Q0 चार्ज है ये किधर जाएगा? विल इट बी अट्रैक्टेड और विल इट बी रिपेल्ड? सर इस पे चार्ज कौन सा है? धुंधला दिख रहा है सर। पॉजिटिव है बेटा सर, अट्रैक्ट होगा सर। अट्रैक्ट अट्रैक्ट होगा। होगा, ये नेगेटिव चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये अब इसकी तरफ जाएगा। तो अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं, क्योंकि चार्ज जो टेस्ट चार्ज होता है वो कन्वेंशन से हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो जब भी मैं टेस्ट चार्ज को नेगेटिव चार्ज के पास रखूंगा वो हमेशा उसकी तरफ को जाएगा। यही कारण है कि आप जब भी डायग्राम बने हुए देखोगे आप हमेशा पाओगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हुई बनाई जाती हैं और पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती हुई बनाई जाती हैं, क्योंकि जब भी मैं यहां पर टेस्ट चार्ज को रखूंगा वो हमेशा इसकी तरफ मूव करेगा, क्योंकि अट्रैक्शन होगा, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो एक डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की होती है, ये वो पाथ होता है जो एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फॉलो करता है जब उसे किसी भी चार्ज के पास छोड़ दिया जाता है। तो उसके रास्ते को, उसकी ट्रेजेक्ट्री को जब हम प्लॉट करते हैं वो ट्रेजेक्ट्री ही कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, अब देखो इसी डेफिनेशन से इसकी दूसरी डेफिनेशन भी समझ में आ जाती है। कैसे? मान लो मैंने ये एक डायपोल लिया, ठीक है, और मैं यहां पर हमारा वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख रहा हूं, तो वो जो रास्ता फॉलो करता है वो कुछ ऐसा सा होता है, ऐसे इधर से ऐसे जाएगा, ठीक है, इस तरह से कर्व सा पाथ फॉलो करता है, क्योंकि यहां छोड़ता तो वो एकदम सीधा जाता, यहां पर दोनों की फोर्सेस का वेक्टर सम कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्लास 11th में एक कॉन्सेप्ट सीखा था। मान लो मैं ये किसी भी पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री बता रहा हूं, हर्ष शर्मा ध्यान देना जरा इस पे, आपसे मुझे आंसर चाहिए होगा। ये एक पार्टिकल है जिसकी ट्रेजेक्ट्री मैंने बनाई है और मैंने कहा वो जो पार्टिकल है वो फिलहाल इस पॉइंट ए पर है, तो मुझे हर्ष शर्मा बताएंगे इस पॉइंट ए पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। हर्ष बताओ बेटा, पॉइंट ए पर ये जो पार्टिकल है जिसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसे बनी हुई है इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? सर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, ओके। विभांशु क्या होगी बेटा इसकी डायरेक्शन? एक्स एक्सिस सर। एक्स एक्सिस होगी, ओके। सिमरन इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? सर एक्स एक्सिस ही होगी। एक्स एक्सिस होगी, ओके। खुशी बताएगी, चलो लेट्स सी खुशी आंसर देती है कि नहीं देती है अभी आंसर। प्रथम टेंजेंशियल टू द पाथ होगी। वेरी गुड, इट विल बी टेंजेंशियल, शाबाश भैया। हमने पढ़ा था वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ, इसमें एक्सिस कहां से आ गया? इट विल बी टेंजेंशियल, ये ऐसे बनेगी इसकी वेलोसिटी। ठीक,
इसी तरह से जब ये चार्ज ऐसे इधर से इधर जा रहा होगा तो उसको फोर्स ऐसे ऐसे ऐसे, उस मोमेंट पर तो फोर्स ऐसे धक्का देगी, तभी तो वो उधर को चलना शुरू करेगा, फिर फोर्स अगली वाली फोर्स उसे और घुमा देगी। तो इस पॉइंट पर जो इनिशियल फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। अब मान लो ये है चार्ज Q0 और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E, तो मैं फोर्स को लिख सकता हूं F वेक्टर इज इक्वल टू Q0 E। यश यहां पर मुझे बता कि E वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होगी, इस एक्सप्रेशन को देख करके, फिगर को नहीं, इस एक्सप्रेशन को देख करके, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सर टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज होगी। ओ भाई मेरे, इस एक्सप्रेशन को देख, खाली सिर्फ इस एक्सप्रेशन को, ओनली दिस, फिगर विगर से कुछ नहीं लेने देना, हमें सिर्फ इस एक्सप्रेशन से बताना है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। बता जरा इसमें ई वेक्टर की डायरेक्शन किसके कहां होगी? सर फोर्स की तरफ, टूवर्ड्स फोर्स की ही डायरेक्शन में। वेरी गुड, इट विल हैव द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द फोर्स। माइक बंद कर दो प्लीज, ठीक है। E वेक्टर विल हैव द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द फोर्स। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर वो चार्ज यहां पर आएगा तो अभी टेंजेंशियल फोर्स इधर लगेगी, और जिधर फोर्स होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी, तो इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगी। अगर वो यहां पर आ जाएगा तो इधर ही फोर्स होगी और इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। इसीलिए इन लाइंस को यह भी कहा जाता है कि ये ऐसी लाइन होती है जिसके हर पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स की दिशा बता देती है, डायरेक्शन दे देती है। इसीलिए इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। ठीक, तो इसकी दो डेफिनेशन हुई क्या? एक तो वो पाथ है जो एक स्मॉल यूनिट पॉजिटिव या हमारा टेस्ट चार्ज जो फॉलो करता है जब भी एक चार्ज के पास इसको फ्री छोड़ दिया जाता है। दूसरी डेफिनेशन क्या है? ये एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसा कर्व होता है जिसके हर पॉइंट पर जब भी आप टेंजेंट बनाएंगे, किसी भी पॉइंट पर बनाई गई टेंजेंट, याद रखेंगे ये बात, क्या इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट आपको हमेशा डायरेक्शन देगी ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ऐसी लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये तो हुई इनकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं इनकी डायरेक्शन की। ठीक, अब हम लेते हैं यहां पर दो केस। एक बार मैं लेता हूं, पहले मैं पॉइंट चार्ज कंसीडर करूंगा यहां पर। तो मैं कंसीडर कर रहा हूं कि मेरे पास ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। अब अगर जब भी मैं इसके पास एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को छोड़ूंगा कहीं भी, तो वो रेडियली बाहर की तरफ जाएगा क्योंकि फोर्स रेडियली आउटवर्ड लगेगी। तो इसके चारों तरफ मैं जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाऊंगा वो रेडियली बाहर जाती हुई ऐसे। और ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमेशा उससे अवे बनाया जाता है। ठीक, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं they are directed away from a positive charge। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे जाती हुई बनती हैं, क्योंकि ये क्या है असलियत में? ये वो रास्ता है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉलो करेगा। अगर मैं यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दूं तो वो किधर जाएगा? वो इधर की तरफ जाएगा। अगर यहां पर छोड़ दूं तो वो इधर की तरफ जाएगा। यहां पर छोड़ दूं तो वो इधर की तरफ जाएगा। हमेशा इस चार्ज से अवे जाएगा क्योंकि बाय कन्वेंशन टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा किधर बनेंगी? इस चार्ज का रास्ता हमेशा अवे जाता हुआ बनेगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से अगर मैं एक पॉइंट नेगेटिव चार्ज ले लूं तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बनाई जाती है वो हमेशा टुवर्ड्स बनाई जाती है।
कारण क्या है भाई टूवर्ड्स बनाने का? क्योंकि जब भी मैं एक मान लो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज यहां रखूंगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज उसको हमेशा अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। तो इसीलिए ये चार्ज हमेशा उसकी तरफ जाएगा। मान लो यहां छोड़ दूंगा तो इधर की तरफ जाएगा, यहां छोड़ दूंगा तो इधर की तरफ जाएगा, हमेशा उसकी तरफ जाएगा। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज directed towards a negative charge, क्योंकि ये वो रास्ता है जो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फॉलो करता है जब उसे किसी चार्ज के पास छोड़ दिया जाता है। और क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा टुवर्ड्स होती हैं नेगेटिव चार्ज के और अवे होती हैं पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। अब इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं और ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो सारे थ्योरेटिकल हैं, ये बात याद रखना। आज थ्योरी वाले टॉपिक हमने बहुत पढ़ने हैं, तो आज सारा कॉन्सेप्ट, आज हम कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे, आज हम पूरा टाइम सिर्फ प्रॉपर्टीज के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले एक चीज जो मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको कल भी बताई थी, वो है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसको दो टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम जब कैटेगराइज करते हैं तो इसको हम दो टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। कौन से दो टाइप्स होते हैं? एक होती है यूनिफॉर्म फील्ड और दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अब इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है हमको वो सीखना है। यूनिफॉर्म फील्ड ऐसी होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिमेन अनचेंज्ड। ये ऐसी फील्ड होती है जिसका ना तो मैग्नीट्यूड बदलता है जगह और समय के साथ, और ना ही उसकी डायरेक्शन बदलती है जगह और समय के साथ। तो इसको जब भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस। कैसे? पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस, ऐसे शो किया जाता है यूनिफॉर्म फील्ड को, क्योंकि ना तो इनके बीच का गैप चेंज हो रहा है, क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए पैरेलल है और बराबर दूरी पर होती है हमेशा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज। इनकी फील्ड लाइंस की जो दूरी होती है वो इनकी स्ट्रेंथ को बताती है, ये प्रॉपर्टी आगे पढ़ाऊंगा। ठीक, दूसरे टाइप की जो फील्ड होती है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या दोनों बदल सकते हैं। तो इसीलिए इसको जब रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट, मान लो आपके पास कोई भी फील्ड है, वो फील्ड हो सकता है ऐसी हो, ऐसे कन्वर्जिंग लाइंस वाली भी हो सकती है, डाइवर्जिंग लाइंस वाली भी हो सकती है, ऐसे ही। जैसे अगर आप एक पॉइंट चार्ज की फील्ड लो, एग्जांपल लो, देखो पॉइंट चार्ज की फील्ड, ये मैंने एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिया, तो इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे होंगी। तो जो एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है उसकी फील्ड, जरा मैच करो इन दोनों में से कौन सी से मैच हो रही है ये? अक्षिता बताए जरा जल्दी से, इन दोनों में से ये वाली फील्ड कौन सी वाली होनी चाहिए? सर डाइवर्जिंग। नहीं नहीं, डाइवर्जिंग नहीं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में से कौन सी होनी चाहिए? नॉन। नॉन यूनिफॉर्म, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, इन फील्ड लाइंस की दिशा बदल रही है, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे। तो ऐसी फील्ड जो अपनी डायरेक्शन बदल रही हो और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, हम फील्ड का फॉर्मूला निकाल चुके हैं, Q/4πε0r², डिस्टेंस के साथ बदल रहा है। अगर मैं डिस्टेंस बदलूंगा तो फील्ड का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा और डायरेक्शन मुझे फिगर में दिख रही है, बदल रही है, तो ये कौन सी हो गई? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो एक पॉइंट चार्ज की फील्ड हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होती है। इसी तरह से एक डायपोल की फील्ड अगर आप देखो तो उसका जो डिस्टेंस के साथ चेंज है, इनवर्स क्यूब रिलेशन है, डायपोल की फील्ड का याद करो,
दोनों केस में 1/r³ आता था, चाहे आप एक्सियल लो या इक्वेटोरियल लो, तो जगह के साथ उसकी फील्ड का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। तो इसीलिए वो भी कैसी फील्ड होगी, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगी। तो आपके दिमाग में आएगा सर फिर ये यूनिफॉर्म बनेगी कहां, आपने जो कुछ भी पढ़ाया, अगर आप रिंग का केस लो उसमें भी नॉन यूनिफॉर्म, तो आप कहोगे सर ये यूनिफॉर्म फील्ड होगी कहां। हम आगे पढ़ेंगे एक डिवाइस अगले चैप्टर में, उसे बोलते हैं कैपेसिटर, और बल्कि पैरेलल प्लेट्स के बीच में इस चैप्टर में भी बता दूंगा, दो ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स के बीच में आप जो फील्ड निकालोगे वो यूनिफॉर्म होती है, उसकी वैल्यू समय के साथ नहीं चेंज होती, ना ही जगह के साथ चेंज होती। दोनों फील्ड्स के बीच, दोनों प्लेट्स के बीच में, एक मान लो मैंने पॉजिटिव प्लेट ली और एक नेगेटिव प्लेट ली, दोनों पे बराबर चार्ज लिया, और जब उनको मैं एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखूंगा तो उनके बीच में जो फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल, फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, सब नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का एक एग्जांपल है हमारे पास, क्या है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू सेम होती है जब दो प्लेट्स के, दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के बीच की। ठीक है भैया, तो ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब इन प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस करना है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, अब हम लोग वो समझते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको लिखी दिख रही है वो है दे आर स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। ये क्या है, ये स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व्स हैं बिना किसी ब्रेक के। ब्रेक नहीं होता इनमें बीच में, ऐसा नहीं होता। देखो क्या कॉन्सेप्ट है, मान लो ये है एक पॉजिटिव चार्ज और ये है एक नेगेटिव चार्ज, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी ये ऐसी होगी, कंटिन्यूअस कर्व, ऐसा नहीं होगा ये यूं, ऐसे नहीं एग्जिस्ट करेगी फील्ड लाइन, कहीं पर ऐसे कहीं पर ऐसे। इट हैज टू बी स्मूथ और कंटिन्यूअस है। ये फील्ड ऐसी भी नहीं होगी यूं बीच में गायब, ब्रेक्स नहीं होंगे इसमें बीच में, देयर विल बी नो ब्रेक्स, ये है कंटिन्यूअस होगी। दूसरी चीज ये हमेशा स्मूथ होगी, ऐसे जर्की नहीं होगी, इट विल ऑलवेज बी स्मूथ। ठीक है, इसका कारण आता है क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला, आप जब भी फॉर्मूला लोगे कोई, तो एक डिस्टेंस के साथ कुछ वेरिएशन शो हो रहा होगा, वो जो वेरिएशन है वो एक कर्व ही बनाएगा हमेशा। आप इनवर्स स्क्वायर लो, इनवर्स क्यूब का डायग्राम ड्रॉ करो, वो हमेशा कर्व होगा, एक अजीब सा आड़ा तिरछा सा ऐसा शेप नहीं लेगा, और वो कंटिन्यूअस होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक डिस्टेंस पर फील्ड है नहीं, उससे अगले डिस्टेंस पर फील्ड है, फिर उससे अगले डिस्टेंस पर फील्ड नहीं है, ऐसा भी नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। इसीलिए ये हमेशा कंटिन्यूअस होती है और ये हमेशा स्मूथ कर्व बनाती है, आड़ा तिरछा सा ऐसा कभी नहीं होती फील्ड। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, फील्ड ऐसी होगी। ठीक, दूसरी चीज, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे एंड एट अ नेगेटिव चार्ज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर फिगर वाले कंसेप्चुअल बने। कैसे, ये फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होगी, क्यों भैया, हमने अभी पढ़ा था, क्योंकि ये पॉजिटिव से अवे होती है, और नेगेटिव पर खत्म हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव की टूवर्ड्स होती है। ठीक, अब एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन गिवन है, एनसीईआरटी में आपको एक ऐसी फिगर गिवन है, पूछा है क्या ये डायग्राम सही है, उसमें एमसीक्यू का क्वेश्चन है, मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूं। तो अब अगर मैं आपको ये दो डायग्राम बताऊं, ये केस है आपके पास, ठीक है, आदित्य बताएगा, आदित्य ये है डायग्राम नंबर 1, ये है 2 और ये है 3। इन तीनों में से कौन कौन से डायग्राम बी सही है सर, कौन सा वाला, बी सही है, बी, अच्छा सेकंड वाला, बीच वाला, हाँ ये वाला ठीक है, वेरी यस गुड, सर। बिल्कुल सही आंसर। उसका कारण क्या है, क्योंकि देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होके इस पे खत्म हो रही है, लेकिन दूसरी वाली लाइन नेगेटिव से शुरू होकर के पॉजिटिव पर आ रही है, ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से ही शुरू होगी और हमेशा नेगेटिव पे ही खत्म होगी, पॉजिटिव से पॉजिटिव पर भी नहीं हो सकती। ठीक, इस वाले केस में देखो, इसमें तो नेगेटिव से शुरू होकर पॉजिटिव पर आ रही है, तो ये दोनों ही लाइंस गलत बनी है इसमें।
इसमें ये वाली लाइन भी ठीक है, ये वाली लाइन भी ठीक है, तो इसलिए सेकंड वाला डायग्राम बिल्कुल सही है। ठीक, अच्छा एक सवाल और, ठीक है भैया? हाँ जी, प्रथम जरा बताओ इस फिगर में सब सही है या अगर कुछ गड़बड़ है तो क्या? सर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, वो बीच में होलो में शायद से होती नहीं है सर इलेक्ट्रिक। नहीं, यहाँ हॉलो हुलो कुछ नहीं है, ये तो खाली जगह है बीच में, खाली जगह में भाई फील्ड तो है, ये कंडक्टर थोड़ी बनाया लेकिन मैंने, वो ये कंडक्टर नहीं है कोई बीच में। आगे, सर वो आगे से नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव भी जाएगी तो फिर ये होगा नहीं। देखो मैं बताता हूं, इसमें ये वाला पोर्शन गलत है, लेकिन उसकी वजह क्या है ध्यान से पढ़ो। लिखा है दे स्टार्ट एंड दे एंड, और एक लूप का मैंने ये सर्कल बनाया, कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पे खत्म हुआ बताओ जरा, बता सकते हो कोई? कहां पे शुरू हुआ कहां पे खत्म? नहीं बता सकते, क्योंकि एक क्लोज्ड लूप का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंडिंग पॉइंट होता है, जबकि यहां साफ साफ कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू भी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खत्म भी होती है। इसमें ना शुरू हो रही कहां से नहीं पता, खत्म हो रही कहां पर नहीं पता, तो ये वाला पोर्शन बना पाना पॉसिबल नहीं है, ये गलती है इसमें, ऐसा डायग्राम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये इस तरह के डायग्रामेटिक क्वेश्चंस में आपको मार्क दे सकते हैं, इसलिए ये चीजें जानना जरूरी है। यहां पर ये कंटिन्यूअस लूप है, कंटिन्यूअस लूप का ना तो शुरू पता होता है ना अंत, ना स्टार्टिंग पता होती है ना एंड, और जबकि हमें साफ कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पर खत्म होती है, यानी उसकी शुरुआत का पॉइंट भी है और उसके खत्म होने का पॉइंट भी है, तो वो क्लोज्ड लूप नहीं बना सकती। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द टेंजेंट टू द लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये है, मान लो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिवन है, ऐसे इधर से इधर को जा रही, मैं इस पर कोई भी पॉइंट ले लूं, मान लो मैंने ये पॉइंट ए लिया, अगर इस पॉइंट ए पर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो वो मुझे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एट पॉइंट ए। अब मान लो मैं इस पॉइंट बी पर आ गया, तो अब मैं यहां पर जब टेंजेंट बनाऊंगा तो मुझे देगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। ये इनकी प्रॉपर्टी होती है कि इनके किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो उस पॉइंट की डायरेक्शन देगा। याद रखना, ये वाली डायरेक्शन केवल ए के लिए है, ये वाली डायरेक्शन बी पर नहीं होगी, बी पर अपनी अलग टेंजेंट बनेगी, वो अलग से बी की डायरेक्शन बताएगी। और नेक्स्ट, नो टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर, मैं कहता हूं कर सकती हैं। एक लाइन मैंने ये बनाई, लाइन नंबर 1, ये दूसरी लाइन मैंने बनाई लाइन नंबर 2, और ये दोनों क्रॉस कर गई इस पॉइंट पी पर। तो देखो अब इस पॉइंट पी पर मैं एक टेंजेंट बनाऊं तो ये E2 इधर बना सकता हूं, अगर मैं 1 के हिसाब से टेंजेंट बनाऊं तो मैं यहां बना सकता हूं। ठीक है, तो आप कहोगे सर इसमें क्या दिक्कत है, एक पॉइंट पर दो फील्ड बन गई, इसमें गड़बड़ क्या है? मैं कहूंगा गड़बड़ है। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या थी, इसकी मैंने पहली डेफिनेशन क्या बताई थी, ये एक पॉइंट था, ये एक ऐसा पाथ था जिस पर जब एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिया जाता है वो इस रास्ते को फॉलो करता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को यहां छोड़ दिया लाइन 1 पर, वो चलता हुआ आया यहां पर ऐसे चलते 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 चलते, अब वो आ गया पॉइंट पी पर, अब उसके सामने दो राह है, ऐसे ही दो सड़क यूं जा रही है, अब वो सोच रहा मैं इधर जाऊं या मैं इधर जाऊं, कैसे डिसाइड करेगा पॉजिटिव चार्ज कि उसे किधर जाना है? ऐसा नहीं कर सकता वो, इट कैन नॉट डिसाइड। तो इसीलिए
एक पॉइंट पर जहां दो लाइंस मिल रही हो वो मिल नहीं सकती, क्योंकि अदरवाइज देयर विल बी टू सेपरेट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, इसीलिए वो इंटरसेक्ट नहीं करती। समझ में आ गया क्यों नहीं करती इंटरसेक्ट? इसके बाद आया फिफ्थ प्रॉपर्टी, द लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर विच आर इन विच चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। जिसके ऊपर चार्जेस इक्विलिब्रियम पर हैं, उस चार्ज के कंडक्टर के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं ये लाइंस। अब समझो ऐसा क्यों होता है। देखो, यहां पहली चीज जो काम की है वो है चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब चार्ज रुके हुए हैं, उसके ऊपर चार्ज चल नहीं सकते। ठीक, मैंने कहा भैया नहीं होगी, तो मैंने एक ऐसा ही कंडक्टर बना लिया। ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है, इसके चार्जेस ये रहे, सरफेस पर हैं ये बिल्कुल चार्जेस इसके। मैंने कहा भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मल नहीं होती, मेरे वाले कंडक्टर के ऊपर वो तिरछी है, ऐसे ही ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इसके हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ बना रही है एंगल थीटा। ठीक, तो अब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई को रिजॉल्व कर सकता हूं दो कंपोनेंट्स में, एक ई कॉस थीटा और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड ई साइन थीटा। ठीक है, इसको मैं बोलता हूं E1, इसको मैं बोलता हूं E2। ठीक है, अब यहां पर जो चार्ज होगा, सपोज वो Q है, ये E1 उसके ऊपर जो फोर्स लगाएगी F1, वो हो जाएगी QE1 E cos थीटा, QE1 यानी QE cos थीटा। और ये वाली जो है F2 वो आ जाएगी QE sin थीटा, क्योंकि Q इंटू E2 लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो ये फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये चार्ज को बाहर तो ला नहीं सकती, सरफेस के परपेंडिकुलर निकाल करके बाहर नहीं ला सकती, चार्ज अपनी ही फील्ड की वजह से बाहर नहीं आ सकता। ठीक, ये जो QE cos थीटा है ये इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगा रही है, और ये टेंजेंशियल फोर्स क्या करेगा, ये इस चार्ज को टेंजेंशियली धक्का देगा, तो ये चार्ज ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा सरफेस के ऊपर, और जब ये सरफेस के ऊपर चलेगा, चलता हुआ चार्ज बनाता है करंट। ये जो चलता हुआ चार्ज है ये क्या बनाएगा, सरफेस पर चलता हुआ करंट, सरफेस करंट बनाएगा ये। लेकिन ऐसा सरफेस करंट जैसी कोई भी चीज आज तक ऑब्जर्व नहीं करी गई, क्योंकि हमें क्या गिवन था कि चार्जेस इक्विलिब्रियम में है, यानी चार्जेस रुके हुए हैं, और अगर ये चार्ज चलेंगे तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे, सरफेस करंट बनाएंगे। लेकिन ऐसा तो देखा ही नहीं कि ये तो चार्जेस इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब ये जो फोर्स हमने बनाई F1 ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो देयर इज नो सरफेस करंट, क्योंकि चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। अब क्योंकि सरफेस करंट नहीं है, तो ये जो F1 है ये जीरो होनी चाहिए। F1 कितनी है, Q इंटू E इंटू कॉस थीटा, कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब ना तो Q जीरो है, भाई चार्ज थोड़ी जीरो है, चार्ज तो है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है कंडक्टर की वजह से, चार्ज होगा तो फील्ड भी होगी, फील्ड भी है चार्ज भी है, तो क्या जीरो होना चाहिए, तो फिर क्या बचा, कॉस थीटा जीरो होना चाहिए। कॉस थीटा कब जीरो होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। इसलिए थीटा की केवल एक पॉसिबल वैल्यू है और वो है 90 डिग्री। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा किसी भी सरफेस चार्ज कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ गिवन चार्ज्ड कंडक्टर। ये प्रॉपर्टी आपको याद कर लेनी है कि ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगी टू द सरफेस ऑफ द गिवन चार्ज कंडक्टर, ये कभी भी और किसी एंगल पर नहीं होती। दे आर ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। मैं दोबारा से एक बार बता रहा हूं ये वाला कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, हमने माना कि एक चार्ज कंडक्टर है, इस पर चार्जेस हैं, हमने इस छोटे से चार्ज को क्यू मान लिया, हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ना होकर के किसी और एंगल थीटा पर है।
तो जब वो किसी और एंगल थीटा पर होगी तो उसका एक टेंजेंशियल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, ई कॉस थीटा। और ये जब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स भी उधर लगती है, तो उसकी वजह से एक फोर्स बनेगी टेंजेंशियल, जो हो जाएगी क्यू ई कॉस थीटा, और ये इसको टेंजेंशियल धक्का देगी, जिसकी वजह अब आप सरफेस पर खड़े हो, आपको कोई टेंजेंशियल फोर्स लगा के धक्का दे तो आप क्या करते हो, आप सरफेस पर आगे मूव करते हो, यानी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करते हो। तो ये फोर्स F1 इस चार्ज को अपनी डायरेक्शन में घुमाएगी, तो चार्ज सरफेस के टेंजेंट 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 करते करते सरफेस पर घूमना शुरू कर देगा। चलता हुआ चार्ज बनाता है करंट, बनाएगा सरफेस करंट। लेकिन हमें क्या कहा गया है, चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, तो चल तो नहीं सकते चार्ज, तो इसका मतलब ये फोर्स जीरो होनी चाहिए। अब फोर्स की वैल्यू थी क्यू ई कॉस थीटा, ये जीरो होना चाहिए, ना तो क्यू जीरो है ना ई जीरो है, तो क्या बचा जीरो, फिर क्या हो सकता है, कॉस थीटा जीरो हो सकता है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ही हो सकती है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर ही होती हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, इस वाली डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, या आप अपनी कॉपी में करोगे। स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज सब लोग इसका, आपको ये कॉपी में करनी है ये वाला पार्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे की और इसकी प्रॉपर्टीज। देयर आर मोर प्रॉपर्टीज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेट अस सी दोस। अगली है, द लाइंस ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज, दिस एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। देखो क्या होता है, ये मान लो मैंने एक लिया पॉजिटिव चार्ज और एक लिया नेगेटिव चार्ज, डायपोल लिया। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, हम देखते कुछ ऐसी सी फील्ड लाइंस हैं। मैं इसकी फील्ड लाइंस बना रहा हूं भी आपके पास। ये इसकी फील्ड लाइंस होती हैं। ठीक है, मैं इनमें से केवल 3 लाइन सेलेक्ट कर रहा हूं फिलहाल। यह है लाइन नंबर 1, यह है लाइन नंबर 2, यह है लाइन नंबर 3। 3 लाइंस मैंने ली। ठीक है, मुझे इनमें से बताओ सबसे ज्यादा लंबी लाइन कौन सी है। आप कहोगे 3। सबसे ज्यादा छोटी लाइन कौन सी है, 1। और अगर आप नोटिस करो, ये 1 वाला पॉइंट चार्जेस के पास है, तो यहां पर इनके बीच की जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा होगी या कम, ज्यादा, क्योंकि जब चार्जेस ज्यादा पास होंगे तो उनके बीच की फोर्स भी ज्यादा होगी। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की लंबाई कम होती चली जाती है जैसे जैसे हम चार्ज के पास आते हैं, और ये शो करता है अट्रैक्शन को। क्या शो करता है ये, इसको अट्रैक्शन को, पहली चीज। दूसरी प्रॉपर्टी भी इसी से रिलेटेड। देखो, अगर मैं एक ही चार्ज की फील्ड लाइंस को बनाऊं, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको हटा करके सिंगल चार्ज के लिए एक फील्ड लाइन बनाता हूं। ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इसकी फील्ड लाइंस को ड्रॉ करूं, वो ऐसी बनेंगी। ठीक है, तो अगर मैं ये पॉइंट देखूं, पॉइंट ए और बी, और अगर मैं ये पॉइंट देखूं पॉइंट सी और डी, और मैं आपसे पूछूं ए और बी के बीच की दूरी ज्यादा है या सी और डी के बीच की दूरी, तो आप कहेंगे सी और डी के बीच की दूरी ए बी से ज्यादा है। ये जो दूरी है, दूर जाते हुए ये बढ़ती है, इसको बोलते हैं लेटरल प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल। लेटरल होती है साइड में, तो ये लाइंस एक दूसरे को साइड में धक्का दे रही हैं, एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, इसको बोलते हैं लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करना। और ये शो करता है कि ये लाइंस एक दूसरे को आपस में रिपेल कर रही हैं, क्योंकि ये सेम चार्ज से ओरिजिनेट हुई। तो इट शोज रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस। ठीक है, इसलिए वो एक दूसरे से दूर जाती है। तो इनका दूर जाना ये बताता है दैट लाइक चार्जेस विल ऑलवेज रिपेल। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द रिलेटिव क्लोजनेस
of lines of force gives the measure of strength of electric field in any region. क्या है? फिर से हम एक पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट्स बनाता हूं इस फील्ड के अंदर. पॉइंट ए, पॉइंट बी, और मान लीजिए ये है पॉइंट सी. ठीक है, तो अब अगर आप नोटिस करें, मैं और एक गिवन बराबर एरिया लेता हूं, बिल्कुल बराबर एक फिक्स्ड एरिया, सेम एरिया इन पॉइंट्स के चारों तरफ. ठीक है, देखो तीनों एरियाज बराबर है. अब नोटिस करो, इस वाले एरिया में से 3 लाइंस पास हो रही हैं, इसमें से 2 और इसमें से एक भी नहीं. ये शो कर रहा है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कंपैरिजन में कम है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम है. अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेता तो एक लाइन तो आ ही जाती है इसमें से. थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं ताकि एक लाइन तो इसमें से दिख जाए इनको आती हुई. ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को अब लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी ग्रेटेस्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी विल बी द स्मॉलेस्ट. कैसे पता चला हमको? हमने इनको नापा तो नहीं, लेकिन हमने क्या देखा? हमने देखा लाइंस. लाइंस जितना पास पास होंगी एक दूसरे के, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगी. लाइंस जितना दूर होंगी एक दूसरे से, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होगी. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इनको देख करके ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू समझ सकते हैं. इसीलिए फैराडे ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था. क्योंकि देखो, आपको जरूरी थोड़ी है फॉर्मूला पता हो. अब मेरे को हर जगह फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं. क्या, मैंने एक डायग्राम बनाया, देखो एक और डायग्राम से समझते हैं. मैंने डायपोल बनाया, ठीक है, और मैंने डायपोल की फील्ड कुछ ऐसी बना दी. और मैंने इस फील्ड में 2 पॉइंट्स बनाए. एक बनाया पॉइंट ए और एक बनाया पॉइंट बी. अब मैंने ये पूछा सिर्फ डायग्राम को देख करके. ठीक है, क्या सिर्फ डायग्राम को देखना है और आपको मुझे ये बताना है, अभय बताएगा मुझे, कि ए और बी में से कहां पर फील्ड ज्यादा है, जस्ट बाय लुकिंग एट द डायग्राम. अभय बता जल्दी से. सर ए पर. वेरी गुड. इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी. अब देखो, हमने ये नहीं नापा कि ये इक्वेटोरियल लाइन पर है या ये एक्सियल, हमें कुछ नहीं पता. हमने क्या देखा? केवल ये डायग्राम. और डायग्राम में हमने देखा कि ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ज्यादा पास पास हैं एज कंपेयर टू बी. तो जस्ट बाय लुकिंग एट द पिक्चर आपने कंपैरिजन कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का एट दीज 2 पॉइंट्स. और यही कारण था फैराडे के इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने का. इसी वजह से फैराडे ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, ताकि जस्ट देखने भर से आप ये समझ जाएं कि ये फील्ड किस तरह से वेरी होती है. ठीक है, तो ये हमने यहां पर समझा. इसके बाद एक और पॉइंट है यहां पर, वो ये है कि ये पास नहीं होती कंडक्टर में से. ध्यान रखना, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी कंडक्टर के अंदर नहीं जा सकती. किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू 0 होती है. द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0. मान लो ये मैंने एक चार्ज्ड कंडक्टर लिया. ठीक, तो चार्ज पहली चीज इसके सरफेस पर लाई करता है. तो इसकी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो इसके सरफेस से ऐसी जाती हुई बनेंगी.
लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 0। ठीक, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं कंडक्टर के अंदर नहीं जा सकती, बट दे कैन पास थ्रू डाई इलेक्ट्रिक। ये भी बात याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर से तो नहीं जा सकती, लेकिन ये एक डाई इलेक्ट्रिक में पास हो सकती है। दे कैन पास थ्रू अ डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, नॉन कंडक्टर या डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो सकती हैं, लेकिन वो एक कंडक्टर में से पास नहीं हो सकती। इसीलिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगी। ये कंडक्टर है। ठीक है, अगर इसकी जगह कोई डाइलेक्ट्रिक होता और उसे मैं किसी बाहरी फील्ड में रखता तो उसके अंदर भी फील्ड जा सकती थी। मान लो ये मैं कोई डाइलेक्ट्रिक रखता है ऐसे, ये नॉन कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है तो इसमें से आर पार चली जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लेकिन एक डाइलेक्ट्रिक, एक कंडक्टर के अंदर, अगर मान लो मैंने बाहर की फील्ड में रखा, ये मैंने कंडक्टर रख दिया, ये था डाई इलेक्ट्रिक। अब हम रखते हैं कंडक्टर, तो हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी, बीच में नहीं होगी। ठीक है, ये मैं अब सिखाऊंगा, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। किस तरह से ऐसा हो पाता है वो हम सीखेंगे इन अ कॉन्सेप्ट नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, अब हम लोगों ने अब सीखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़े अलग अलग चार्ज कंडक्टर्स की वजह से। ठीक है, ये डायग्राम सबको अपनी अपनी कॉपी में बनाने हैं, तो इनका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये एक्चुअली मैंने ये टॉपिक इसीलिए ऐड किया है क्योंकि ये बोर्ड में आ चुका है कि अलग अलग तरह के जो चार्ज कंडक्टर्स होते हैं, कुछ एक टाइप के चार्ज कंडक्टर्स आपको बनाने हैं स्पेसिफिक, उनकी वजह से पैदा होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनका डायग्राम ये बनाना है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पॉइंट चार्ज लेते हैं। या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर जब वीडियो दोबारा देखोगे तब आप इसको वहां से देख करके बना सकते हो। तो पॉइंट चार्ज में हमको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस की फील्ड बनानी आनी चाहिए। पॉइंट चार्जेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती हैं वो रेडियली बनती हैं। पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड। इसका कारण मैं आपको बता चुका हूं क्यों ऐसा होता है। ठीक, दूसरा हम लेंगे डायपोल के लिए। ठीक है, ये डायपोल के लिए होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे और कंडक्टर्स के लिए बनाता हूं। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद देखेंगे हम लाइक चार्जेस के लिए। दो चार्ज बिल्कुल एक जैसे, मैग्नीट्यूड में भी और पोलैरिटी में भी। ठीक है, तो मान लो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव।
ठीक है, और यहां पर इनके बीचों बीच बिल्कुल, क्योंकि दोनों चार्जेस बराबर हैं, याद रखना, ये है Q1 और ये है Q2, केस है Q1 इज इक्वल टू Q2। ये जो पॉइंट N है, दिस इज कॉल्ड द नल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द नल पॉइंट। नल पॉइंट की खासियत क्या होती है, यहां पर फील्ड की वैल्यू 0 होती है। नल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, 0। इस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट। ठीक है, अगर चार्ज इनमें से कोई बड़ा हो गया, अगर Q2 Q1 से बड़ा होगा तो नल पॉइंट Q1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जो वीकर चार्ज होता है, कमजोर चार्ज, नल पॉइंट हमेशा उसकी तरफ होता है, उसके पास होता है, और स्ट्रॉन्ग वाले चार्ज से दूर होता है। ठीक है, अगर मैं अनलाइक चार्जेस में ले लूंगा, क्यू मान लो, अगर मैं बनाता हूं सपोज, अगर मैं कहता हूं Q1 ग्रेटर देन Q2 है, ये कंडीशन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, तब नल पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्लोजर टू द वीकर चार्ज। ठीक है, ये है Q1 और ये है Q2, तो नल पॉइंट हमेशा वीकर चार्ज के पास होता है। तो ये लाइक चार्जेस के केस में हमारी फिगर बन गई। ठीक है, अब अगर मान लो चार्ज लीनियर हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर तुम वीडियो में देख करके बना सकते हो दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब हम बनाते हैं, अगर हमारे पास लीनियर कंडक्टर हो, एक लाइन चार्ज, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी। ठीक है जी, मान लीजिए ये है हमारा वो चार्ज कंडक्टर। तो जो इसकी लाइंस होंगी वो एक सिलेंडर की रूप ले लेंगी, यानी इसकी सिमेट्री सिलिंड्रिकल होगी, ये बात याद रखनी है। द लाइंस विल हैव अ सिलिंड्रिकल सिमेट्री। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कुछ ऐसी बनेंगी। ठीक है, तो इट विल हैव सिलिंड्रिकल सिमेट्री। ठीक है, तो एक लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री सिलिंड्रिकल होती है। ठीक, फिर आ जाता है, अगर मेरा चार्ज इंफिनिटी पर रखा हो, अगर मैं चार्ज को इंफिनिटी पर रख दूं तो उससे आने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, मान लो ये चार्ज है इंफिनिटी पर, तो इससे आने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, दे विल ऑलमोस्ट बी पैरेलल लाइंस। ठीक, अगर आप चार्ज को इंफिनिटी पर रख दोगे तब उससे आने वाली लाइंस एट एनी पॉइंट विल ऑलमोस्ट बी पैरेलल। तो ये यूनिफॉर्म फील्ड शो करेगी। देखो दूसरी चीज, हमने दूसरा कंडीशन देखी, एक मैंने बताया था आपको, जब दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स लेते हैं उसके बीच में फील्ड लाइंस पैरेलल होती है बिल्कुल, दूसरा यहां पर होती है चार्ज को अगर आप इंफिनिटी पर रखोगे। ठीक है, तो ये हमने सीखा आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर्स। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग प्लीज।